तो नमस्कार। जी के मस्ती पर आपका स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का शानदार क्लास लेकर आए हुए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर आधारित है और बिहार के बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्लास है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। इस अध्याय में हम सीखेंगे, पहला है क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें। और तीसरा है रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करना, जो यहाँ से आपको परीक्षा में कम से कम 2 से 3 नंबर दिलाने में ये चैप्टर बहुत मदद करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, कई बार हम देखे हैं। चलिए देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं पहले। तो रासायनिक परिवर्तन है क्या चीज़। तो जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दैनिक जीवन के उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे गर्मियों में क्या होता है, दूध का खट्टा हो जाना। दूध का क्या हो जाना, खट्टा हो जाना। लोहे की कील पर जंग लगना। भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना और हमारा सांस लेना, ये सब क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। और याद रखना है क्या कि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ क्या होती है, अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे क्या, पानी का क्या होता है, पानी ठोस में बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, यही हो सकता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण की अगर बात करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है। तो हम इन 4 में से कोई भी बदलाव देख सकते हैं जिससे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो पहला क्या होगा, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके रंग में परिवर्तन हो जाएंगे, गैस का निकास या उत्सर्जन हो जाएगा, और तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को संक्षेप में हम कैसे लिखेंगे वो देखना है। चल ये शब्द समीकरण की बात करते हैं। यह सरल तरीका होता है। शब्द समीकरण क्या होता है, एक सरल तरीका होता है। इसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। जैसे अभिकारक की बात करते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जो हम बायां तरफ जो रखते हैं, वे पदार्थ जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे LHS पर हम रखते हैं। आगे चल के हम बताएंगे कि कहाँ पे इसको रासायनिक परिवर्तन को रखेंगे हम। उत्पाद की बात करते हैं, अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ, जिसको क्या RHS पर रखते हैं और इसको तीर अभिक्रिया की दिशा में दिखाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, क्या अभिकारक को एक तीर के द्वारा दर्शाया और क्या बना, वो उत्पाद बन गया। ठीक है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, चलिए वो चीज़ देखते हैं। और उसके जगह क्या हम अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या, अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्या, ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इस तरह के समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह समीकरण वो संतुलित है। अब ये समीकरण क्या है, वो संतुलित है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इधर जब उत्पाद बना तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, यहाँ 2 है। तो अभी ये क्या है, वो संतुलन की अवस्था में। तो यह समीकरण वो संतुलित है क्योंकि तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है, समान नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, चलिए उस पर भी अब देख बात कर लेते हैं। समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, यहाँ से आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, या 2 नंबर के तौर पे पूछ सकता है। तो चलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जैसे ऐसे दे देगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखे। तो क्या लिखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। मतलब इसका क्या है कि अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब समीकरण संतुलित करना, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। अभी जैसे Fe+H2O लिए तो क्या बनाया, Fe3O4 प्लस H2 बनाया। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाएंगे। पहले देखिए, इस सिखाने का एक तरीका है। पर क्या किए, जैसे ये Fe मतलब क्या, लोहा हो गया, और H2O क्या होता है, जल होता है। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या करते हैं, मतलब एक बॉक्स बना के इसको मतलब इंडिकेट पहले कर लिए। अब संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी न बदलेंगे, ठीक है। दूसरा चरण क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। एक तरफ कारक या अभिकरण जो भी आप बोल सकते हैं LHS, और दूसरा तरफ क्या, उत्पाद। अब तत्व क्या है Fe है। Fe अभिकारक की तरफ कितना है, 1 है, और उत्पाद की तरफ कितना है, 3 है, तो संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 2 है, और उत्पाद कितना है, इसमें 2 है। ऑक्सीजन में अभिकारक कितना है, अभी का मतलब कि LHS की तरफ 1 है, और उत्पाद कितना है, 4 है। अब तीसरा चरण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़े यौगिक से शुरू करेंगे। जब संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे बड़े यौगिक के से शुरू करेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक Fe3O4 को चुने। इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, ठीक है। अब RHS मतलब दाएं तरफ में 4 ऑक्सीजन है, तो LHS में कितना है, H2O के आगे 4 लगाएंगे। जैसे हम बॉक्स में अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बॉक्स बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे आगे 4 लगाएंगे। अब चलिए 4 लगाएं तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए। अब यहाँ ऑक्सीजन भी 4 हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अभी देखिए, अभी भी संतुलित नहीं हुआ है। फिर अब आगे चरण की करेंगे। अब देखिए यहाँ, अब ऑक्सीजन परमाणु 4, और RHS में भी कितना है, 4 है, तो ये संतुलित हो गया ऑक्सीजन। अब चलिए 5वां चरण की बात करते हैं। 4 और 5 बाकी रहा, तो बाकी तत्वों को संतुलित करना है। अब हाइड्रोजन और आयरन की बारी आ गई। हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। LHS में हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और RHS में हाइड्रोजन के आगे कितना, 4 लगा देंगे। Fe+4H2O, तो 4 में 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 लगाएंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, और क्या, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बचा क्या, लोहा बचा Fe। यहाँ पर LHS की तरफ 1 Fe है, और RHS की तरफ कितना है, 3 Fe है, यानी कि 3 लोहा के 3 ही तत्व है। तो 5वां चरण में हम देखते हैं कि आयरन Fe को संतुलित करना है, तो RHS में 3 आयरन है, और LHS में Fe के आगे 3 लगाएंगे। तो अब ये क्या है, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब चलिए चरण 6 और 7वां, अंतिम जांच और भौतिक अवस्था को देखते हैं। इसका अंतिम जांच करना है। अब देखिए, लोहा कितना हो गया, 3 हो गया, RHS में भी 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, RHS में भी 8 हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन कितना है, LHS में 4 है, और RHS में कितना है, 4 है। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। भौतिक अवस्था के संकेत अब लिखना है। तो ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन। ठोस, द्रव, गैस क्या है, जलीय, विलयन। अंतिम समीकरण इसको लिखना है। अब अंतिम समीकरण के रूप में लिखना है क्या, 3Fe। ये क्या है, लोहा क्या है, ठोस होता है। आप जानते हैं कि लोहा क्या होता है, ठोस होता है। भौतिक अवस्था के संकेत में भी इसको लिखने के लिए हो सकता है परीक्षा में बोल दे। लोहा लोहा क्या है, ठोस है। अब चलिए H2O क्या है, एक तरह का क्या है, गैस की अवस्था में आ गया है। क्या है, H2O गैस की अवस्था में है। ये क्या है, ये मतलब जलीय विलयन के रूप में आ गया है। ये क्या, गैस के रूप में आ गया, और ये क्या, जलीय विलयन के रूप में आ गया है। H2O ये क्या, गैस निकल रहा है। और ये क्या, ये जल क्या, भाप के रूप में बदला गया। H2O क्या हुआ है, भाप के रूप में बदला गया है।
समीकरण को और सूचनापूर्ण बनाना है। सूचनापूर्ण बनाने का मतलब क्या कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अब चलिए, CO ये क्या गैस है, +2H2O ये भी गैस है। 340 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH3OH बनता है लिक्विड के रूप में। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब चलिए CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया करता है क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, प्लस O2 प्लस 6H2O लिक्विड के रूप फॉर्म में निकल जाता है। अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अब देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, पहला संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया परीक्षा में यहाँ से इस तरह पूछेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया की बात है बच्चा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता है, एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे बिना बुझा चूना को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसे भी नहीं बताएंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं तो CaO प्लस H2O ये जल से अभिक्रिया जब करता है, बुझा चुना जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaOH का होल 2 प्लस उष्मा निकलता है। और दीवारों की सफेदी करने के लिए जो है ना, इसी CaOH होल 2 का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, दीवार में जो हम लोग चूना करते हैं किसका करते हैं, CaOH का होल 2 का करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो बुझा चूना बनाता है और ये क्या उष्मा के रूप में बाहर निकलता है। अब दूसरा क्या हुआ, उष्माक्षेपी की बात करते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट उठा के यहाँ पूछ देता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे अभी क्या बताए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और क्वेश्चन पूछेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाली हाँ या ना में जवाब देना है। सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि वहाँ पर क्या उष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड वाली अभिक्रिया क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ मीथेन लिए, CH4 गैस के रूप में है, CH4O2 भी क्या है, गैस के रूप में है। ये प्रतिक्रिया जब करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस जल गैस के रूप में बाहर होता है। दूसरा देखिए, दूसरा की बात करते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया की। जैसे कभी कभी करेगा कि आपको ये मतलब रासायनिक अभिक्रिया ही दे देंगे और पूछ लेंगे क्या कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक गैस का दहन क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है। दूसरा क्या हो गया, श्वसन, C6H12O6 प्लस O2 अभिक्रिया जब करता है क्या बनाता है, CO2 और प्लस H2O जल के रूप में बाहर होता है। H2O प्लस ऊर्जा बाहर होती है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, एकल अभिकर्मक प्रतिक्रिया करके छोटे छोटे उत्पाद के रूप में बनता है, ये याद रखना है। एकल अभिकर्मक क्या होता है, छोटे छोटे उत्पाद बन के छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। वियोजन के लिए उस ऊर्जा आवश्यक है, यह ऊर्जा हो सकती है। वियोजन के लिए ऊर्जा क्या आवश्यक है और यह ऊर्जा हो सकती है, जैसे उष्मा, प्रकाश, विद्युत।
अब ऊष्मीय वियोजन की बात करते हैं तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, जैसे उदाहरण फेरस सल्फेट FeSO4 ये क्या है, ठोस के रूप में है। जब ये ऊष्मा से अभिक्रिया करता है, मतलब इस पर मतलब जब अभिक्रिया करता है जब ऊष्मा की उपस्थिति में, तो Fe2O3 ठोस प्लस SO2 गैस के रूप में होता है, प्लस SO3 भी गैस के रूप में होता है, ठीक है। क्रिस्टल का हरा रंग प्रतिक्रिया करके क्या भूरा रंग में बदल जाता है। क्रिस्टल का हरा रंग क्या होता है, भूरा रंग में बदल जाता है। दूसरा चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो CaCO3, ये जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2 के रूप में निकलता है, जिसे सीमेंट निर्माण में उपयोग होता है। उसमें वियोजन या लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाते हैं। उसमें वियोजन की बात करते हैं ये लेड नाइट्रेट की, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, रंगहीन होता है। इसको गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं PbNO3 का होल 2, जब इस पर हम गर्म करते हैं इसको तो PbO प्लस NO2 और प्लस O2 ये बनता है। ये सब 4 2 ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या हुआ है, संतुलन हुआ है, ठीक है। मुख्य अवलोकन, भूरे रंग का धुआं निकलता है। इसका मुख्य अवलोकन अगर करेंगे, अच्छे से अगर जांच करेंगे तो क्या भूरे रंग का क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का है। अन्य वियोजन अभिक्रियाएं की बात करती है तो अन्य वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती है, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अन्य वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो दो प्रकार की होती है, तो विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो विद्युत वियोजन को पहले देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन क्या होता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो वियोजन होता है वो क्या होता है, विद्युत वियोजन होता है। उदाहरण के जल का विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत वियोजन है। जल का विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत वियोजन है। जैसे H2O में विद्युत धारा जब दिए, करंट दिए तो क्या H2 प्लस O2 बना। अब चलिए प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये जब सूर्य का प्रकाश में मतलब डालते हैं तो क्या ये सफेद से क्या हो जाता है, धूसर रंग में बदल जाता है, जैसे Ag प्लस Cl2 बनता है। अब उसी तरह AgBr, जब सूर्य के किरण इस पर देते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति इसमें कराते हैं तो Ag प्लस Br2 बनता है। उपयोग इसका क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछ देगा प्रकाशीय वियोजन का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, प्रकाशीय वियोजन का, वहाँ पर ये काम करता है। अब विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पहले विस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके यौगिक के विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रिया करने वाले तत्व हैं, क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे क्रियाकलाप देखते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाना। लोहे की कील को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम डुबाते हैं तो लोहा प्लस CuSO4 नीला विलयन ये है, तो इससे क्या है, ये क्या बन जाता है, तो FeSO4 प्लस Cu, यानी कि मलिन और या हरा विलयन प्राप्त होता है। मलिन और क्या होता है, हरा विलयन प्राप्त होता है। चलिए लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, लोहा कॉपर से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। Zn प्लस CuSO4 से जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 प्लस कॉपर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉपर को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे कि द्वि, या लिखने के लिए बोल देंगे, मतलब 1 से 2 नंबर में, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को लिखे, तो ये अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया कराते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो Na2SO4
सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया जब ये करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाता है। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट का BaSO4 का क्या होता है? बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। अवक्षेप वह पदार्थ जो जल में वो विलीय होता है, और अवक्षेप क्या होता है? वह पदार्थ जल में घुलता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं उपचयन एवं अपचयन। इसको भी याद रखना है। अभी जो बोर्ड के परीक्षा होंगे 10th क्लास वाले, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, एकदम बहुत ही उपचयन एवं अपचयन को याद रखना है। ठीक है, उपचयन यानी इसी को ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। जब किसी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं उपचयन अभिक्रिया में कि कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, किस प्रकार का मतलब ऑक्सीडेशन है? तो किस प्रकार का ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो उपचयन का है। यानी कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो उपचयन का है। तो Cu कॉपर प्लस O2 जब इसको टेम्परेचर की उपस्थिति में कराते हैं प्रतिक्रिया तो क्या बनता है? CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर की सतह पर क्या काली परत जम जाती है। अब अपचयन की बात करते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास या ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, जब CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O में ताप जब देते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है, काली परत भूरे रंग की हो जाती है। काली परत क्या होती है? भूरे रंग की हो जाती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होता है? जिसमें एक अभिकारक अपचयित हो जाता है और दूसरा क्या होता है? उपचयित होता है। यानी कि उपचयन और अपचयन का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया है। यानी उपचयन और अपचयन का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया है, कह सकते हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, ये जब प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? Cu प्लस H2O। यहाँ क्या हुआ? उपचयन हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ? यहाँ देखिए ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन यहाँ हट गया, सिर्फ क्या बचा? कॉपर बचा। और यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया। इसमें क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसमें क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। चलिए अगला देखते हैं ZNO प्लस CO। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। तो ZN क्या हुआ? ZN अलग हो गया और CO साथ आ गया। MnO2 प्लस HCl से प्रतिक्रिया करके क्या बनाया? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव संक्षारण की बात करते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह क्या होती है? संक्षारित होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना या भूरे रंग की परत बनना, ये क्या है? लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण का मतलब उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत क्या है? संक्षारण हो गया। तांबे के ऊपर हरी परत बनना क्या होता है? संक्षारण होता है। विकृत गंधित विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद और गंध क्या होते हैं? बदल जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद और गंध क्या होते हैं? जैसे सब्जी बना के अभी रखें और शाम को गर्मी दिन में क्या होता है? वो खट्टा हो जाना। तो इसी को वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री का उपचयित होने पर स्वाद और गंध क्या होते हैं? बदल जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग और चिप्स बनाने वाले पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर